हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो मेटल एंड नॉन मेटल चल रहा था। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। तो बच्चों, आज का जो हमारा मेटल एंड नॉन मेटल में से टॉपिक रहेगा उसका नाम है अक्रेंस ऑफ मेटल्स। जब मैंने लास्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको 1-2 मिनट का हल्का सा बताया था, तो आज हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने बताया था कि ये वाइड कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जिस तरीके से हम उसको किस तरीके से हम उसको अलग करते हैं। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अक्रेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि हमें मेटल्स कैसे मिलते हैं। पहला हम बात करेंगे मिनरल की। मिनरल किसे कहते हैं? द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट में से, प्राकृतिक रूप से अर्थ क्रस्ट में से जो हमारे को एलिमेंट्स या कंपाउंड मिलते हैं, उस एलिमेंट और कंपाउंड को हम मिनरल कहते हैं। भाई, जमीन में से कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। जो भी एलिमेंट या कंपाउंड हमें मिलता है उसे हम मिनरल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे और की। मिनरल दैट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, यानी कि जिन मिनरल के अंदर, भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड जो हमें अर्थ क्रस्ट में से मिला उसे तो हम मिनरल कहते हैं। तो जो मिनरल में से हमारे को, या फिर हम ये बात कहें कि जिन मिनरल में हाई परसेंटेज मेटल प्रेजेंट होता है और वो एक्सट्रैक्ट करता है प्रॉफिटेबली के लिए, या उसमें से हमारे को प्रॉफिट होता है, उसे बोलते हैं और। ठीक है बच्चों, तीसरी हम बात करेंगे गैंग की। गैंग किसे कहते हैं? अब आपने जमीन में से कोई चीज निकाली, तो जो भी चीज अब एलिमेंट्स या कंपाउंड कुछ भी निकला, अब ऑब्वियस ही बात है वो किसी न किसी के साथ कंबाइंड होगा, मिक्स होगा। यानी कि मिट्टी के साथ, सैंड के साथ लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटी उसके ऊपर होती है। किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड के ऊपर लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटीज होती है। वो इम्प्योरिटीज क्या होती है? सैंड या सोइल। तो वो उस इम्प्योरिटी सब्सटेंस को आप गैंग बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखने वाली है, माइंड में रखने वाली है, एवरी ओर इज अ मिनरल। हर एक ओर जो है वो मिनरल होगा, मगर हर एक मिनरल वो ओर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इसको ध्यान में रखना, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एग्जाम्स में एमसीक्यू की फॉर्म में या फिन द ब्लैंक्स या फिर आपको ट्रू फॉल्स की फॉर्म में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये गैंग को भी बहुत ध्यान में रखना। ये डिफाइन पूछ लेते हैं, व्हाट इज गैंग। तो ओर्स माइंड फ्रॉम अर्थ कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी सच एज सैंड एंड सॉइल, सैंड सॉइल एक्सेट्रा, कॉल्ड गैंग। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। हम मेटल्स को किस तरीके से अट्रैक्शन कर सकते हैं ओर्स में से। तो चलो पढ़ते हैं। उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है एनरिचमेंट ऑफ ओर, तीसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। पहला एनरिचमेंट, दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और तीसरा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो अब जब हमारे पास एनरिचमेंट ऑफ ओर्स जो पहला स्टेप है, तो हम उस स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। जो ओर्स हमने ऊपर पढ़ा, ओर्स में से जब हम गैंग को रिमूव कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपने जमीन में से कोई चीज निकाली, तो आप उस पे हाथ मार के तो उस इम्प्योरिटी सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। कुछ हद तक अलग हो भी जाएगा, लेकिन प्रॉपर तो नहीं हो पाएगा ना। तो उसको अलग करने के लिए हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं या मेथड हैं इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। यानी कि एनरिचमेंट ऑफ ओर्स को हम कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 4 टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं। पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा है फोर्थ फ्लोटेशन और चौथा है केमिकल सेपरेशन या फिर लीचिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग कैसे करते हैं
क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं, तो ध्यान से इस चीज को माइंड में रखना। ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग बोथ आर सेम थिंग। अब इसके प्रोसेस को पढ़ते हैं और इसकी हम एक्टिविटी भी देखेंगे। इन दिस प्रोसेस क्रश्ड ओर्स वॉश्ड बाय वाटर स्ट्रीम। अब जो ओर्स निकलते हैं ना, उसको हम क्रश कर देते हैं। जो ओर्स जो हम निकालते हैं अर्थ क्रस्ट में से, उसको हम क्रश कर देते हैं, यानी कि उसको हम मतलब एक तरीके से छोटे छोटे पार्ट्स में काट देते, क्रश कर देते हैं। मतलब इन दिस प्रोसेस के अंदर जो क्रश्ड ओर्स होता है उसको हम वॉश करते हैं वाटर स्ट्रीम, यानी कि जो बहता हुआ पानी है उसके द्वारा हम उसको वॉश करते हैं। किसको? क्रश्ड ओर्स को। इफ एन ओर्स इज डेंसर देन गैंग, यानी कि जो ओर्स होते हैं वो भारी होते हैं या उनका डेंसर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैंग। ठीक है, ओर का अगर डेंसर हाइयर होता है मुकाबले किसके, कंपैरिजन किसके, गैंग के, देन द गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे। तो जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं या इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं नीचे की तरफ या चले जाते हैं। एंड हैवी ओर, और जो भारी ओर्स होते हैं जिसका डेंसर ज्यादा होता है वो पीछे रुक जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ डायग्राम के थ्रू। बच्चों ये हमने एक स्लोपिंग टेबल लिया और यहाँ पर एक पानी का पॉइंट बना दिया जिससे कि पानी जो है इसमें स्ट्रीम कर सके, बह सके। और यहाँ पर एक कीप ली, उस कीप के अंदर हमने क्रस्ट ओर डालना शुरू कर दिया। अब पानी तो बह रहा है और क्रस्ट ओर डालना हमने शुरू करा, तो हमारा जो क्रस्ट ओर है वो गिरने लगा इस कीप के जरिए इस स्लोपिंग टेबल पर बहते हुए पानी के साथ। और हमने ये कुछ जो है बोर्ड लगा दिए, कोरुगेटेड बोर्ड बोलते हैं इसको, ये हमने लगा दिए जिसकी वजह से जो हैवी ओर है वो एक जगह कहीं रुक जाए, जिसका डेंसर ज्यादा हो वो एक जगह रुक जाए, तो स्टॉप हो जाए। तो आप ये देख भी पा रहे होंगे फिगर के अंदर, ये देखो, ये इसके साथ कोने पे ये स्टॉप भी हो रहे हैं, रुक भी रहे हैं, पीछे रुक भी रहे हैं। और जो गैंग है वो पानी के बहाव के साथ, पानी के साथ नीचे गिर जाते हैं, तो गैंग विद वाटर के साथ आ जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग का। ठीक है बच्चों, अब ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो इस मेथड के जरिए हम कर सकते हैं मेटल को, तो वो है टिन और लेड। ठीक है, ये जल्दी से हो जाते हैं। ऑल्सो गोल्ड रिफाइनिंग, और गोल्ड को रिफाइनिंग करना हो तो इस प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन का एक पूरा प्रोसेस। अब हम सेकंड पढ़ेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन को। चलो, दिस मेथड वर्क्स ऑन मैग्नेटिक प्रिंसिपल, यानी कि जो हमारा ये मेथड है ये एक मैग्नेटिक प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है। दिस मेथड अप्लाइड व्हेन ओर एंड गैंग पार्टिकल्स हैव डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये हम मेथड तभी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर ओर और जो गैंग है उनके जो पार्टिकल्स है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनकी अलग अलग हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं ओर की और गैंग की दोनों अलग अलग हो, तभी हम इस मैग्नेटिक सेपरेशन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो जी, हम इस मेथड को समझते भी हैं कि किस तरीके से हम इसको वर्क करते हैं। हमने ये बच्चों एक पूरा मशीन से ली है और एक ये दो तरफ हमने ये रोलर लिए हैं। ठीक है, जो हमारा राइट हैंड साइड पे रोलर है ये नॉन मैग्नेटिक रोलर है, और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे रोलर है ये मैग्नेटिक रोलर है। और हमने एक ऐसा ही एक ये कीप लिया जैसे हमने ऊपर लिया हुआ था, और हमने ओर को पाउडर के रूप में कर दिया, यानी कि पाउडर्ड ओर लिया। अब पाउडर जो ओर है वो हमने ऊपर से डालना शुरू किया और यहाँ से गिरना शुरू हुआ। अब जो ये आप देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसको, जिससे कि ये पूरा का पूरा रोलिंग हो रहा है, ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसेस से हुआ क्या, अब ध्यान से समझना। जो ये पाउडर्ड ओर है ये धीरे 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 आगे बढ़ने लगा, और इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो दोनों की अलग अलग है, तभी तो ये प्रोसेस यूज किया गया है। तो इन दोनों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से हुआ क्या, जो गैंग है यानी कि जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस है वो इस कलेक्टर के अंदर, इस कलेक्टर के अंदर जो नॉन मैग्नेटिक इंटीग्रेंट है वो इस कलेक्टर के अंदर गिरने लग गए, क्योंकि ऐसे नो जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस है वो सीधे सीधे आए, और ऑब्वियस ही बात है
कि वो मैग्नेटिक है नहीं, तो जब वो मैग्नेटिक नहीं है तो इसके साथ वो अटैच भी नहीं हो रहे होंगे, तो वो अलग होके गिरने लग गए। अब जो मैग्नेटिक सब्सटेंस थे इस पाउडर ओर के अंदर, वो भी धीरे धीरे आने लगे और वो यहां तक चिपक गए, यहां तक चिपके रहे जहां तक मैग्नेट लगा हुआ है। अब जहां तक मैग्नेट लगा हुआ है वहां तक चिपक गए, और जहां से मैग्नेट हटा और वो इस कलेक्टर के अंदर गिरने लग गए जो मैग्नेटिक इंग्रेडिएंट थे। बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए भी हम और में से हम गैंग को अलग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और इस में कौन कौन से सब्सटेंस यूज होते हैं? और मैग्नेटाइट, क्रोमाइट और फिर मैग्नीज। ठीक है बच्चों, ये तीन तरीके के हम जो ओर्स होते हैं या इसके ओर्स के अंदर जो ये तीन तरीके की सब्सटेंस मेटल हमारे मिक्स होते हैं वो हम अलग कर सकते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन के जरिए। तो हमारा तीसरा है फोर्थ फ्लोटेशन। अब बच्चों फोर्थ फ्लोटेशन को ढंग से समझना। इट इज द प्रोसेस फॉर सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल, यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक मटेरियल ही हम सेपरेट कर सकते हैं इस फोर्थ फ्लोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली दिस प्रोसेस यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, यानी कि इस प्रोसेस को हम ज्यादातर सल्फाइड ओर्स को इस्तेमाल में करते हैं, यानी कि सल्फाइड ओर्स के लिए हम इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं जनरली। एग्जाम्पल जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे करते हैं, इसको हम समझते हैं बच्चों। एक ये हमने बहुत बड़ा कंटेनर लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने पानी मिला दिया, और पानी के अंदर हमने पानी के साथ हमने पाइन ऑयल मिला दिया। ये पानी है, ये पूरा वाटर है, इसके अंदर हमने ये पाइन ऑयल कंटेन मतलब डाल दिया। ठीक है बच्चों, अब ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जो हमने एक ये तरीके से मतलब ये लगा रखा है, ट्यूब लगा रखी है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे होल्स हैं। ठीक है, इससे हमने एयर डाली। ठीक है, हमने हवा का मतलब कि प्रेशर डाला। जैसे ही हमने हवा का जो प्रेशर डाला तो इस पाइन ऑयल की वजह से बबल्स आने लग गए। ठीक है, और हमने इसके अंदर एक और केमिकल मिला रखा है। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, पाइन ऑयल से हुआ क्या, ये केमिकली पूरा प्रोसेस हुआ एक तरीके से कि इस पाइन ऑयल से बबल्स आने लग गए। ठीक है, और उस बबल्स जो हैं ऊपर अपने साथ ओर्स पार्टिकल्स ले गए जो हमारे काम के थे। ठीक है, और वो ये जो आप देख रहे हैं पूरा फोर्थ बबल्स जो हमारा ऊपर इकट्ठा हो गया, इसके अंदर आकर हमारे और पार्टिकल जो सल्फाइड और पार्टिकल्स है वो इकट्ठे हो गए। जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो सर्कल से बने हुए हैं, ये ब्लैक से, ये हमारा सल्फाइड और पार्टिकल्स है जो बबल्स के जरिए ऊपर आ गए। और जो गैंग है वो हमारे नीचे आ गए, यानी कि जो हल्के जो जिनका डेंसर कम है वो नीचे गिर गए, और जिनका डेंसर ज्यादा है वो पाइन ऑयल के जरिए वो ऊपर चले गए बबल्स के मदद से। तो ऊपर जब ये हमारा पूरा का पूरा झाग इकट्ठा हो गया, जब हम इस पूरे झाग को निकालेंगे तो इसके अंदर हम देखेंगे कि सल्फाइड ऑयल और जो है वो इसके अंदर मिक्स है, और उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फोर्थ फ्लोटेशन का एक पूरा प्रोसेस है। चलो आगे हम पढ़ेंगे केमिकल रिफाइनिंग या फिर लीचिंग। अब ये क्या होता है? इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सोल्यूबल। इस प्रोसेस के अंदर जो ओर्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, और जबकि गैंग जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि जो ओर्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं किसी भी केमिकली के अंदर, और गैंग जो होते हैं वो इनसोल्यूबल है, यानी कि अलग हो जाते हैं। और लीचिंग जो है वो सिलेंड्रिकली वेसल्स के प्रेशर से कंप्लीट किया जाता है, लीचिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और जो होता हैगा वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल सॉल्ट के अंदर। अब ये कैसे होता है हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने लिया 2ZnS यानी कि जिंक सल्फेट लिया, और उसके अंदर हमने ऑक्सीजन मिलाया, गैस मिलाई मतलब। ठीक है, प्लस हमने केमिकल सब्सटेंस मिलाया। ठीक है, 2H2SO4। ये केमिकल होता है, ये केमिकल हमने इस पूरे के पूरे मेटल के अंदर हमने मिलाया। अब इस और से हमें मिला क्या, 2ZnSO4, जिंक सल्फेट हमें मिला, और उससे
2H2O अलग हो गया, यानी कि ये 2ZnSO4 क्या है बच्चों, सोल्ट है ना, ये मेटल सोल्ट है ना, ये मेटल सोल्ट, यानी कि जैसे ही हमने केमिकली रिफाइनिंग किया तो उसमें से हमारा मेटल सोल्ट अलग हो गया, और 2H2O हाइड्रो ऑक्साइड वो भी अलग हो गया, और 2S यानी कि ये भी हमारा अलग हो गया, सल्फर भी अलग हो गया। अब हमारे को मेटल सोल्ट मिल गया बच्चों, हमको क्या मिल गया, मेटल सोल्ट। अब हम इस मेटल सोल्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये उस मेटल सोल्ट से हमारा सोल्ट अलग हो जाएगा और हमारा जिंक अलग निकल कर आ जाएगा बच्चों। तो ये होता है हमारा केमिकली रिफाइनिंग। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कि उस मेटल्स को, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि कुछ हाई रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मिडल रिएक्टिव होते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब ये कौन कौन से होते हैं इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बच्चों, ये हमारा जो है ये हाईली होते हैं, यानी कि के, पोटेशियम, Na, Ca, Mg, Al, G, और ये Zn जो है ये हमारा मिडल का होता है एक तरीके से, Zn, Fe, Pb और Cu, और Ag और Au जो होता है ये हमारा सबसे लो होता है, ये हाइयर, मिडल और लोअर। अब हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जैसे कि कोई मेटल है वो लो पर है तो उसका कैसे रिएक्टिव होगा या उसकी कैसे एक्टिविटी सीरीज होगी, कोई मिडल में है या कोई हाई में है तो उसको कैसे होगा। तो हम इस अट्रैक्शन ऑफ मेटल के सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अट्रैक्शन ऑफ मेटल लो, अगर लो पे हो यानी कि सबसे नीचे वाले हो तो उस तरीके से क्या होगा, Au या Ag, तो इसकी एक्टिविटी सीरीज करके देखते हैं। तो जो लो होते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा है वो अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि दीज मेटल्स आर जनरली वेरी अनरिएक्टिव, यानी कि ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। इस तरीके के मेटल कौन से, जो लो रिएक्टिव होते हैं। ऑक्साइड ऑफ दिस कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग एलोन, यानी कि इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं वो हम उस मेटल को रिड्यूस कर सकते हैं, ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं मेटल में से हीटिंग करके, यानी कि आग लगाकर। ठीक है, फॉर एग्जांपल Hg एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेबार, जिसको हम HgS बोलते हैं। ये HgS जो होता है वो मरकरी सल्फाइड होता है, यानी कि HgS को हम सिनेबार भी बोलते हैं, और उसमें से हमको Hg अलग करना है, यानी कि मरकरी अलग करना है। मरकरी सल्फाइड में से हमें मरकरी अलग करना है। इस पूरे मतलब पूरा प्रोसेस को कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। अब आपको बताता हूं एग्जांपल के जरिए। 2HgS यानी कि हमने मरकरी सल्फाइड लिया और उसके अंदर हमने ऑक्सीजन मिलाया और हीट कर दिया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको ऑक्सीजन मिलाया और हीट करी तो बच्चों देखो हमारे पास 2HgO यानी कि एक सॉलिड फॉर्म में आ गया मरकरी ऑक्साइड, ये हो गया मरकरी ऑक्साइड। ठीक है, और हमारा 2SO2 ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो रिमूव होके चली गई। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, ऑक्साइड को भी अलग करना है, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ दिस कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग एलोन, यानी कि हमने इस 2HgO यानी कि जो हमारा मरकरी ऑक्साइड है उसको हमने लिया और उसको हमने हीट कर दिया। मरकरी ऑक्साइड को जैसे ही हमने हीट किया तो उसमें से देखो मरकरी और O2 यानी कि जो ऑक्सीजन है गैस है वो अलग हो गई। तो इस प्रोसेस से हमारा कंप्लीट हो जाता है। जो हमको लो कैटेगरी के जो मेटल्स होते हैं, लो रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, उसको हमको सेपरेट करना हो तो या एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे करते हैं वो ये है। अब दूसरा भी एग्जांपल हम देखते हैं। CuS कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया, ऑक्सीजन मिलाया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब इस कॉपर ऑक्साइड में कॉपर ऑक्साइड प्लस 2SO4, ये तो SO2 एक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। फिर हमने ये लिया 2Cu2O लिया, इसके अंदर मैंने क्या मिलाया 2CuS यानी कि कॉपर सल्फेट मिलाया। फिर उसमें से जब हमने कॉपर सल्फेट मिलाया तो उसके अंदर से गैस फिर अलग हो गई और मेटल अलग होके आ गया 6Cu, यानी कि जो हमारे पास Cu है 6Cu हमारा अलग होके आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रोसेस था लो मेटल का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मिडल, जो मिडल में आते हैं, बीच में जो आते हैं। इट्स इजी टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड कंपेयर टू सल्फाइड या कार्बोनेट, यानी कि अगर मैं सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले कंपेयर करूं तो मैं आसानी से मेटल को निकाल सकता हूं ऑक्साइड से, ऑक्साइड में से। ठीक है, मतलब कि ऑक्साइड में अलग कर सकता हूं कंपैरेटिवली सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले।
उसमें पहला हम पढ़ेंगे रोस्टिंग के बारे में। अब रोस्टिंग क्या होता है, मतलब हम किस तरीके से ऑक्साइड में से सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग किसे क्या कहते हैं, एक प्रोसेस होता है कन्वर्ट करने का सल्फाइड ओर्स में ऑक्साइड में से, यानी कि इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड। ऑक्साइड में से सल्फाइड ओर्स को कन्वर्ट कर देते हैं, इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग बोलते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, मतलब किसके द्वारा होता है, हीटिंग के द्वारा होता है और उसके लिए हाईली या स्ट्रांगली हीट चाहिए होता है और स्ट्रांगली हीट के साथ साथ हमारे पास जो हवा होनी चाहिए वो भी एक्सेस यानी कि ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उसी के जरिए या उसी के मदद से हमारा रोस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। दूसरा हमारा है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में इस प्रोसेस में कन्वर्ट तो होता है कार्बोनेट ओर्स ऑक्साइड में से स्ट्रांगली हीटिंग के साथ, लेकिन जो हवा है वो लिमिटेड भी होगी तो भी चलेगा। हमें रोस्टिंग के लिए हवा की मात्रा ज्यादा चाहिए और कैल्सिनेशन में लिमिटेड होगा तो भी हो जाएगा। अब हम इसका कुछ एग्जांपल करते हैं रोस्टिंग का। 2ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड में हमने गैस मिलाई ऑक्सीजन की। अब उससे क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड भी अलग हो गया, गैस अलग हो गई। तो गैस जब अलग हो जाती है वो उड़ जाती है तो हमारा ZnO बच जाता है। फिर ZnO को हम फिर उसको हीट करेंगे तो उसमें से जिंक अलग हो जाएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं कैल्सिनेशन का। ZnCO3 प्लस ZnCO3 को मतलब गिव्स ZnCO3 से हीट किया स्ट्रांगली और प्रेजेंस जो है हवा की वो लिमिटेड है, उससे हमारा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड अलग हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग होगी तो वो उड़ के चली जाएगी तो ZnO बच जाएगा। ZnO को फिर हम थोड़े सा हीट करेंगे और उसमें से Zn और O2 अलग हो जाएगा तो जिंक हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था मिडल रिएक्टिव का प्रोसेस। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब मेटल में से हम किस तरीके से, मेटल ऑक्साइड में से हम किस तरीके से ऑक्साइड को या मेटल को रिडक्ट करते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन इसमें से भी हम पढ़ लेते हैं। यानी कि इट मीन्स रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड। जो हमारा ये कंपाउंड आ गया, जैसे कि ये हमारा एक कंपाउंड आ गया, ये देख रहे हैं आप, ये और एक ये, जैसे कि ये हमारा एक कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा दे तो हमारा Zn निकल जाएगा, उसी तरीके से कैल्सिनेशन में से भी Zn निकल जाएगा। तो ये कैसे होता है, फॉर रिडक्शन वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, जैसे कि हमने कार्बन ले लिया या कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया या हाइड्रोजन ले लिया, इनके जरिए हम इन सब चीजों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि इधर देखो ZnO है, ये ZnO है, ये हमने लिया, इसके अंदर हमने कार्बन मिक्स किया। अब हमने कार्बन मिक्स किया तो क्या हुआ, जिंक अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया, तो गैस बन गई, तो गैस तो उड़ गई और Zn हमारा अलग हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमारा प्रोसेस है कि किसी भी ऐसे कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमारे को क्या क्या मिलाना पड़ता है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, चलो आगे। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, ZnO प्लस C था, बाद में जाके Zn और जो O है वो फर्स्ट उसमें था तो हमारा सेकंड में चला गया, CO हो गया। तो ये जो इस तरीके की जो डिस्प्लेसमेंट होती है इसको हम हाईली एक्सोथर्मिक कहते हैं। ठीक है, और ये मोल्टन के थ्रू यानी कि पिघलाकर या आग लगाकर ही हो सकता है, जलाकर ही हो सकता है, चलो हीट के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे थर्माइट रिएक्शन को। थर्माइट रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्युमिनियम, यानी कि किसी भी आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ करें तो बच्चों वो बहुत काम की चीज होती है। हम रेलवे ट्रैक आपने देखे ही होंगे, उसको ज्वाइन करने में मदद करता है थर्माइट रिएक्शन, और मशीन के पार्ट्स को क्रैक करने में भी मदद करता है थर्माइट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक एग्जांपल है, Fe2O3 सॉलिड प्लस 2Al, यानी कि हमने आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम को जैसे ही मिलाया तो हमारा देखो आयरन और हमारा जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये अलग हो गया सॉलिड की फॉर्म में और Fe अलग हो गया प्लस हीट करके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एक प्रोसेस है थर्माइट रिएक्शन का। अब और में हमने हाई रिएक्टिव का, मिडल रिएक्टिव का और लो रिएक्टिव का हमने देखा पूरा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ऊपर जो पढ़ी थी वो सब कुछ हमने एक तरीके से
ग्राफ में दिखा रखा है या एक पूरा हमने प्रेजेंटेशन दे रखी जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन और फिर प्योर मेटल बन जाता हैगा। उसी तरीके से मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव में कार्बोनेट और या कैल्सिनेशन या सल्फाइड और या रोस्टिंग, ये प्रोसेस है, ये हमने ऊपर पढ़ा था। फिर उसके बाद ऑक्साइड मिलता है हमारे को, फिर हम उसको रिडक्शन करते हैं मेटल को, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा था। फिर हमने उसके अंदर क्या क्या मिलाना होता है, कार्बन मिलाना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन मिलाकर फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, फिर मेटल जो है हमारा बन जाता है। ऐसे ही लो रिएक्टिव में सल्फाइड और फिर रोस्टिंग, फिर मेटल, फिर उसके बाद रिफाइनिंग करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है हमारा नॉर्मल सा, जो हमने ऊपर पूरा पढ़ा ही है, ये हमने एक ग्राफ में या डायग्राम में बनाकर आपको दिखा दिया लाइन वाइज लाइन। आगे अब हमारा जो तीसरा पार्ट है वो है हाई का, यानी कि मेटल जो हाई रिएक्टिव होते हैं उसकी कैसे हम अट्रैक्शन करते हैं। तो दीज मेटल्स आर वेरी हाई रिएक्टिव, जैसे कि हाई में है तो हाई रिएक्टिव होगा। हाई रिएक्टिव दस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता हैगा। दिस मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग रिफाइनिंग। अब इस तरीके के मेटल को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो तो क्या करें, यानी कि कौन सा हमारा प्रोसेस चलाएं, किसको हम यूज करें या किस मशीन को हम यूज करें जिससे कि हमारा मेटल अलग हो सके, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के जरिए ही हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं। ठीक है बच्चों। अब दे आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोरीन। अब होता क्या है, हम उनको दोनों को मतलब कि मोल्टन पिघला देते हैं, ठीक है। तो मेटल आर डिपोजिट एट कैथोड, जैसे ही हम उसको पिघला देते हैं या पिघल जाता हैगा, तो जो मेटल्स होते हैं वो कैथोड में डिपोजिट हो जाते हैं और जो क्लोरीन होते हैं वो एनोड में हो जाते हैं। अब ये होता क्या है, किस तरीके से होता है, मैं आपको इसको पूरा ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। चलो बच्चों देखो, ये हमारा एक पूरा ग्राफ है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कैथोड है जो नेगेटिव होता है, ये एनोड है, इस साइड राइट हैंड साइड एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड कैथोड है। ये पूरा एक कंटेनर है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर हमने NaCl का सॉल्यूशन मिला दिया, सोडियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन मिला दिया, ठीक है बच्चों। इस पूरे कंटेनर के अंदर हमने मिला दिया। अब एक तरफ तो नेगेटिव है यानी कि कैथोड है और एक तरफ एनोड है, ठीक है। अब ये पूरा स्विच है, ठीक है। ये हमने दो रोड ली है, ठीक है। ये दो रोड कौन सी हुई, कैथोड की और ये एनोड की। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने इसके अंदर NaCl मिलाया और हमने यहाँ से स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के जरिए हुआ क्या कि ये दोनों अलग होने लग गए, ठीक है। अब Na+ और Cl1, यानी कि हुआ क्या, जो Na+, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये देता है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सोडियम है वो गिवर है और Cl क्लोरीन है वो टेकर है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देता है, जो देगा वो पॉजिटिव और जो लेगा वो नेगेटिव। ये तो बात सिंपल सी है। तो अब क्या हुआ कि जो भी हमारा सोडियम है और जो हमारा क्लोरीन है, अब ऑब्वियस सी बात है NaCl में से जो क्लोरीन और सोडियम अलग हो गया, तो जो हमारा मेटल है वो इसकी कैथोड, यानी कि एक बात का ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव होता है वो अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ और जो नेगेटिव होता है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा सोडियम पॉजिटिव है तो वो किस तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ। तो जितना भी हमारा मेटल होगा वो सारा का सारा कैथोड पे इकट्ठा होता रहेगा। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि मेटल डिपोजिट एट कैथोड, मेथड जो है, जो मेटल जो है वो डिपोजिट होने लग जाएगा कैथोड से, और जो क्लोरीन है वो लिबरेटेड होता रहेगा एनोड की तरफ, यानी कि एक तरीके से गैस है। अब ये गैस जो है वो उड़कर, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चीज है, उड़कर हमारे एनोड के जरिए निकल जाएगी और मेटल हमारा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है हाईली रिएक्टिव का इलेक्ट्रोलाइटिक के जरिए, ठीक है बच्चों। एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जैसे कि हमारे को मिल जाए तो एल्युमिनियम कैसे करेंगे अलग, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के जरिए ही हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रोसेस और ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ इस एक्टिविटी को। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये क्या होता है, ऑब्वियस ही बात है, हमने ऊपर पढ़ा उसी से मिलता जुलता है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। मेटल ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस कंटेन इम्प्योरिटी, यानी कि जो इम्प्योरिटी शामिल होती है किसी भी और में, तो उसमें से जब हम मेटल्स को अलग करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं।
द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। जितने भी हाई जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसको ज्यादातर हम इसी प्रोसेस से ही अलग करते हैं, मेटल अलग करते हैं। When current pass through it, impure metal dissolve into electrolytic, यानी कि जैसे ही हम करंट पास करते हैं, अब जैसे ये भी वही प्रोसेस है, इसको भी देखते हैं, देखो समझो। ये हमारा पूरा का पूरा एक कंटेनर है, ठीक है। अब इसको पहले समझते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। बच्चों मैंने 2 ट्यूब ली, ठीक है, और ये बैटरी है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, यानी कि जो पॉजिटिव होता है वो एनोड होता है और नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है। अब दो कॉपर ली बच्चों, ये कॉपर की ट्यूब है, ध्यान से समझ लो, ये कॉपर की ट्यूब है, ठीक है। और ये एक सॉल्यूशन है CuSO4 का, ये हमने सॉल्यूशन इसके अंदर मिला रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है CuSO4 C2SO4 सॉरी, ठीक है, Cu2SO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने इसके अंदर मिक्स कर रखा है, ठीक है। और हमने 2 कॉपर ले रखी है। आप देख पा रहे होंगे एक तरफ तो थिन कॉपर है, थिन कॉपर की ट्यूब है, और एक तरफ थोड़ी थिक है, इसके कंपैरेटिवली थिक है। और जो हमारा ये है प्योर है, ये प्योर कॉपर है, और ये इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर को हमने एनोड की तरफ रखा और प्रॉपर कॉपर को हमने कैथोड की तरफ रखा, ठीक है। और हमने यहां से स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन कर दिया, हुआ क्या, अब इस बात को समझना, इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, और हमने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर मिला रखा है, और जितनी भी इसके अंदर इम्प्योर या इम्प्योरिटीज होगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी, उतर जाएगी, गिर जाएगी, और यहां पर आके इकट्ठी हो जाएगी एनोड की तरफ, ठीक है। अब जब ये पूरा प्रोसेस चलेगा, ये पूरा प्रोसेस चलेगा तो बाद में होगा क्या वो भी सुन लीजिए। जो ये इम्प्योरिटीज है ये हमारे इस प्योर वाले कैथोड पर चढ़ती जाएगी, यानी कि जो पहले थिक था वो थिन हो जाएगा, और जो पहले थिन था वो थिक हो जाएगा, यानी कि ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो आप देख रहे होंगे एनोड की तरफ इम्प्योरिटी इकट्ठी हो रही है ना, यहाँ से गिरती जा रही है, झड़ती जा रही है, तो एनोड की तरफ इम्प्योर मेटल गिरता जा रहा है, और कैथोड पर यानी कि इस तरफ जो प्योर मेटल है वो चढ़ता रहेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक का ये सॉल्यूशन होता है जो मेटल सोल्ट के साथ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा प्रोसेस है, और इसी को हम एक बार उसमें देख लेते हैं। व्हेन करंट पास थ्रू इट इम्प्योर मेटल डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो गिरने लग जाएगा, डिसॉल्व होने लग जाएगा इम्प्योर मेटल। Then an equivalent amount of pure metal from solution deposit at cathode, और ये जो है कैथोड की तरफ धीरे धीरे, अभी वो पूरा दिखा नहीं रखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैथोड की तरफ वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहेगा, और द इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ एनोड, और जो इम्प्योरिटी सब्सटेंस होंगे वो एनोड की तरफ इकट्ठे होते रहेंगे, जिसको हम एनोड मड भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं कोरोजन। बच्चों कोरोजन आपने पढ़ भी रखा है बहुत अच्छे से पहले भी, तो आपको ये अच्छे से आता होगा, तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे। कोरोजन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको जंग लगना। तो द ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ गैसेस के जरिए हो, या मॉइस्चर के जरिए हो, या एसिड के जरिए हो जो हवा के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ही हमारा मेटल के अंदर ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं, एक्शन होता है, जब रिएक्ट करती हैं तो जंग लगने के चांसेस लगने शुरू हो जाते हैं। अब किस तरीके के कहाँ कैसे कैसे जंग लगते हैं तो वो देख लेते हैं। सिल्वर पर, सिल्वर जो होता है वो काला पड़ने लग जाता है जैसे ही उसके अंदर मॉइस्ट एयर एक्सपोज करती है, यानी कि मॉइस्चर, हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो एक्सपोज करती है, तो सिल्वर जो होता है वो ब्लैक कलर का बनने लग जाता है। कॉपर जो होता है जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है या उसके अंदर आता है, फॉर्म बनता है, तो ग्रीन कोट बन जाता है कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है, ग्रीन कोटिंग होने लग जाती है कॉपर के ऊपर। आयरन जैसे ही एक्सपोज करता है एयर के अंदर तो वो ब्राउन कलर की सब्सटेंस जो होते हैं वो बनने लगने लग जाते हैं अलग से, और उसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है बच्चों। तो मेन कहने का मतलब यही है कि हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से ही जंग लगते हैं। चलो अब इससे बचने का क्या क्या उपाय है, तो पेंट करते रहो टाइम टू टाइम, जैसे कि हम घरों में कराते भी रहते हैं पेंट अपने घरों में। दूसरा ग्रीस लगाते रहो, जैसे हम बाइकों पे ग्रीस लगाते रहते हैं चेन के ऊपर। गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील, स्टील को प्रोटेक्ट करना, आयरन को प्रोटेक्ट करना, किससे रस्टिंग बाय
कोटिंग यानी कि कोटिंग करके उसके ऊपर थिन लेयर की जिंक की, यानी कि थिन लेयर ऑफ जिंक की अगर हम उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं तो हमारा जो स्टील है या आयरन है वो बच जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। या क्रोमियम पेंटिंग कर दो, टिन प्लेटिंग कर दो, क्रोमियम प्लेटिंग कर दो, टिन प्लेटिंग कर दो मेटल को बचाने के लिए। या एलोइंग, एलोइंग क्या होता है, एलो करने से क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है उसको वो इम्प्रूव करता है एलोय। अब आप कहोगे एलोय क्या होता है, तो एलोय को भी पढ़ लेते हैं। एलोय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि सिमिलर तरीकों की चीजों का, सिमिलर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है मेटल के, या टू और मोर अदर मेटल, या दो से ज्यादा अलग अलग मेटल मिले या फिर नॉन मेटल मिले, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल एंड टू और मोर अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स। ठीक है, उनके मिक्सचरों को, होमोजीनियस मिक्सचर को हम एलॉय कहते हैं। अब ये जो एलॉय होता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इट हैज बेटर प्रॉपर्टी देन मेटल्स। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो उनकी स्ट्रेंथ हो, कोरोजन यानी कि जंग लगने का डर हो, या लोअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो, या मेल्टिंग पॉइंट हो, वो बेटर होती है एलॉय की कंपैरेटिवली टू मेटल। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको हम मेल्ट करते हैं पहले, तो प्राइमरी जो होता है वो मेल्ट होता है, देन डिसॉल्व अदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन, यानी कि डेफिनेट प्रपोर्शन में उसको किसी और के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो ये इसी प्रोसेस से हमारा एलॉय तैयार होता है। ठीक है, कुछ एलॉय हैं, कॉमन एलॉय हैं जो सुना भी होगा आपने, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, तो वो एलॉय है किस किस का, Fe का, Ni का और Cr का। ब्रास जो है वो Cu का, Zn का एलॉय है। ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर का, Sn का है। सोल्डर एलॉय ऑफ Pb एंड Sn। अमलगम एनी एलॉय कंटेनिंग मरकरी, यानी कि जो मरकरी से हमारा एलॉय होता है उसको अमलगम, मतलब वो अमलगम होता है। और एलॉय ऑफ गोल्ड जो कंटेन करता है गोल्ड से या सिल्वर या कॉपर से। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ कॉमन एलॉय हैं जो हमने आमतौर पर अपने निजी जिंदगी में सुनते भी हैं। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल का, जो कि आज पूरे तरीके से वाइंड अप हो चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें एकदम मतलब ब्रीफली में समझाई है। कोई भी चीज अभी भी रह गई हो या समझ में ना आई हुई हो तो आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।